अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल एडाप्टेशन के बारे में, जो कि पैथोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सेल एडाप्टेशन की आपको डेफिनेशन आना चाहिए। ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने भी बुक से ही लिखी है। ठीक है। बहरहाल डेफिनेशन क्या है इसकी? रिवर्सिबल चेंज इन साइज, नंबर, फेनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और द फंक्शन ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेल एडाप्टेशन। ठीक है। अच्छा जी, ये डेफिनेशन रटेंगे। ये ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा, सेल एडाप्टेशन हम जो है ना एक्चुअली स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जो है ना हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। हाइपरट्रोफी पढ़ेंगे, हाइपरप्लेजिया पढ़ेंगे, एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबको नंबर वाइज जो है ना हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो हाइपरट्रोफी करते हैं पहले। ठीक है। हाइपरट्रोफी आपके पास बेसिकली होता क्या है? इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो ऑस्पीस एंड एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल और ऑर्गन इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हाइपरट्रोफी जो है ना फिजियोलॉजिकल भी होती है या फिर जो है ना आपके पास पैथोलॉजिकल भी होती है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल पहले करते हैं हम। अब देखो, ये मैंने बनाया हुआ है आपके पास, ये कोई भी जॉइंट है, ये उसके ऊपर जो है ना कोई भी मसल है। ठीक है। बल्जिंग मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स। देखो, बॉडी बिल्डर्स के जो मसल हैं वो स्टार्टिंग में जो है ना इतने वो बड़े नहीं होते। ठीक है। जब वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनके जो मसल्स हैं उनकी साइज़ बिल्कुल बड़ी हो जाती है, उनका जो मसल मास है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है आपके पास? नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए कोई भी पैथोलॉजी इसमें जो है ना इन्वॉल्व नहीं है। तो ये क्या होगी हमारे पास? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है जो है ना आपके पास जो है ना, ये आपके पास क्या है? यूट्रस है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो यूट्रस है, यूट्रस का जो मसल मास है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज इन मसल मास ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है ना मसल मास बढ़ जाता है यूट्रस का। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। और ये अंडर कंट्रोल होता है आपके पास। ये फॉर सपोज रिसेप्टर है, यहाँ पर आकर बाइंड करेगा आपके पास क्या? एस्ट्रोजन। इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द एस्ट्रोजन। ठीक है। ये भी आपके पास हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। उसके बाद सेकंड, अभी हम आते हैं सेकंड नहीं बल्कि पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी पर। इसमें जो मेन एग्जांपल है आपके पास एक ही है। ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट। ये आपके पास क्या है? राइट हार्ट है। ये आपके पास क्या है? लेफ्ट हार्ट है। ठीक है। तो ये जो लाइन है इसके अराउंड, ये अभी मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मसल्स ब्लैक नहीं होते हार्ट के। ठीक है। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल हार्ट के मसल्स हैं। जब आपके पास कोई भी कार्डियक पैथोलॉजी होगी, लेट सपोज आपके पास जो है ना कार्डियक आउटपुट बिल्कुल लो है। कार्डियक आउटपुट अगर आपका लो होगा तो हार्ट इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? बहुत ज़्यादा पंप करेगी। ठीक है। तो ज़्यादा पंप करने के लिए आपकी हार्ट को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? मसल्स चाहिए। ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए, बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए आपकी हार्ट क्या करेगी? मसल्स की जो है ना साइज़ उसकी बढ़ती जाएगी और एक जो है ना पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी जिसे आप ये कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, या फिर जो है ना आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। लेकिन ये रेड वाले ये आपके पास मसल मास, ये आपके पास क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन
मसल मास। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास हो गई पैथोलॉजिकल। अच्छा, इसमें जो है ना आप एग्जांपल याद कर लेना। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लिख देना खुद से, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज़ दी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके थोड़े से जो है ना इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म कर लेते हैं। किसका? इसका हाइपरट्रॉफी का, ठीक है। ये देखिए, कोई भी इसमें स्टिमुलस होगा, यहाँ पर एक ये स्टिमुलस है, लेट सपोज इसे हम कर लेते हैं हार्मोनल स्टिमुलस। ये कोई भी स्टिमुलस है, लेट सपोज इसे हम कर लेते हैं कोई भी स्ट्रेच आ गया मसल पर, ठीक है। एक स्ट्रेच, हार्मोन, कोई भी ग्रोथ फैक्टर, इन तीनों के रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स पर, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें बाइंड करेंगी मसल्स पर, तो किसी भी सेल पर, तो सेल क्या करेगा? नॉट मसल, ठीक है। सेल क्या करेगा? आपके पास एक्टिवेट करेगा किसको? फास्फोआइनोसेटाइड 3 काइनेज एक एंजाइम है, ठीक है। उसको एक्टिवेट करेगा और वो एंजाइम आकर एक्टिवेट करेगा किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। अब जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना 3 चीज़ें करेगा। एक तो इंड्यूस करेगा एम्ब्रियोनिक जीन्स को, लाइक अगर एम्ब्रियोनिक जीन्स आपके पास जो है ना इंड्यूस हो गए, तो वो एक प्रोटीन बनाते हैं, जैसे आपके कहते हैं कार्डियक अल्फा एक्टिन, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये क्या करेगा? इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये दोनों चीज़ें क्या करेगी? डिक्रीज द वर्कलोड। अब ये चीज़ें अगर बढ़ गई तो वर्कलोड कम होगा ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। और ग्रोथ फैक्टर अगर बढ़ गया, ग्रोथ फैक्टर जो है ना सिंथेसिस बढ़ गई, तो ग्रोथ फैक्टर जो है ना वापस से जाकर इसको एक्टिवेट करता रहेगा, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हाइपरट्रॉफी, ठीक है। होप कि ये क्लियर होगा। अच्छा जी, अभी हम आते हैं किस पर? हाइपरप्लेजिया पर, ठीक है। पहले हम करते हैं फिजियोलॉजिकल। अच्छा, पैथोलॉजिकल कर लेते हैं। पैथोलॉजिकल में मैंने जो है ना बस एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो कि इसका जो है ना एक एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं ये बाद में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल पर, ठीक है। अब देखो, फिजियोलॉजिकल में होता क्या है आपके पास? ये क्या ब्रेस्ट है। जब कोई भी वुमेन एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, जो ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट की जो एपिथेलियम है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, उसमें क्या होगी? हाइपरप्लेजिया होगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इसमें क्या होती है? हाइपरप्लेजिया होती है। अच्छा, व्हाट इज़ हाइपरप्लेजिया? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें क्या था? साइज था। हाइपरट्रोफी में साइज था, हाइपरप्लेजिया में क्या है? नंबर ऑफ द सेल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे एट द प्यूबर्टी। इन फीमेल्स आपके पास जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में ब्रेस्ट की, उसमें सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका एग्जांपल है आपके पास लिवर रीजनरेशन। अब कोई भी बंदा है जो आपके पास जो है ना लिवर किसी को जो है ना वो कर रहा है, ट्रांसप्लांट, किसी की जो है ना लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो बंदा डोनर होगा उसका लेट सपोज कोई भी थोड़ा सा पार्ट हमने ले लिया। अब ये जो है ना डॉटेड के अलावा जो बिल्कुल क्लियर सा बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? लिवर है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इसने क्या किया है? डोनेट किया हुआ है, ठीक है, जो आपके पास डॉटेड है। तो ये वाला जो हिस्सा बच गया है आपके पास लिवर का, इसमें जो हेपेटोसाइट्स होंगे वो रिलीज़ करेंगे क्या? ग्रोथ फैक्टर। अब वो ग्रोथ फैक्टर आकर जो है ना बाइंड करेगा सेम लिवर में जो भी हेपेटोसाइट्स होंगे, उन ग्रोथ फैक्टर के लिए जो है ना उसके पास एक रिसेप्टर होता है उन पर, तो वो उस पर बाइंड करेंगे, तो वो एक्टिवेट करेगा आपके पास किसको? एक्टिवेट या फिर इनिशिएट करेगा किसको? प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स को, ठीक है। सेल्स क्या करते जाएंगे फिर आपसे फिर से जो है ना क्या करेंगे आपके पास उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, मतलब कि हाइपरप्लेजिया हो जाएगी, ठीक है। फिर से लिवर जो है ना रीजनरेट हो जाएगा। होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में आपके पास। लेट्स सपोज दिस योर बोन मेरो में एक सेल है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल है ये। अब ये डिवाइड होता है किसमें? एक सेल होता है लिम्फोइड
स्टेम सेल, एक होता है इसमें माइलॉइड स्टेम सेल। अब देखो लिम्फोइड से आपके पास लिम्फोइड बनेंगे, माइलॉइड से आपके पास बहुत सारे सेल्स बनते हैं लाइक आपके पास माइलॉइड से आपके पास बनते हैं आरबीसीज बनते हैं, आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स बनते हैं, मोनोसाइट्स बनते हैं, आपके पास बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और भी लाइक आपके पास आ गया न्यूट्रोफिल्स वगैरह, नहीं न्यूट्रोफिल नहीं, आपके पास क्या हो गया यार वो प्लेटलेट, ठीक है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर मेन कंसर्न है, अब देखो ब्लड में क्या हो रही है, लेट सपोज हेमोलिसिस हो रही है, हेमोलिसिस हो रही है तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन बिल्कुल कम होगी, फिल्ट्रेशन कम होगी, लाइक आपका जो GFR है वो कम होगा, ठीक है। अब GFR कम हो गया तो किडनी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एरिथ्रोपोएटिन EPO, ठीक है। अब एरिथ्रोपोएटिन जब आपके पास ब्लड में आ गया तो ये एरिथ्रोपोएटिन आकर इन सेल्स को एक्टिवेट करेगा, इनका नंबर बढ़ा देगा, इनका जब नंबर बढ़ा देगा तो RBCs का नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। इससे आपके पास जो है ना हेमोलिसिस जो है ना कवर होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी एग्जांपल आपके पास जो है ना बुक में दिया हुआ है, ये भी क्लियर होगा, ठीक है। पैथोलॉजिकल में आपके पास एग्जांपल दिया हुआ था बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट है वो आपके पास बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये मोस्टली जो है ना ऑफ कोर्स प्रोस्टेट मेल्स में ही होता है, ठीक है। तो जो प्रोस्टेट की साइज़ है वो बढ़ जाएगी और इसमें जो है ना यूरिनेशन में बहुत ही वो होती है, मतलब जो है ना डिफ़िकल्टी होती है यूरिनेशन में, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा है आपके पास एट्रोफी, ठीक है। एट्रोफी आपके पास फिजियोलॉजिकल भी होती है एंड पैथोलॉजिकल भी होती है। अब फिजियोलॉजिकल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको पहले से आता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ सेल्स फ्राम, लाइक आपके पास नोटोकार्ड पूरा का पूरा डिजेनरेट हो जाता है आपके पास जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, एंड थैरोग्लोसल सिस्ट नहीं, यहाँ पर डक्ट होगा, नॉट द सिस्ट, डक्ट। एंड उसके बाद एक आता है फिंगर वेब्स। आपके पास जो फिंगर वेब्स हैं ये आपके पास जो है ना क्या होती हैं, ये चिपकी हुई होती हैं, तो इनके बीच में ये जो स्पेस है अभी ये यहाँ पर जो है ना सेल्स यहाँ से जो है ना डिजेनरेट हो जाती हैं या फिर उनकी एट्रोफी हो जाती है। अब वर्ड सॉरी, मैंने तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं बताई पहले। अब इसमें क्या होगा, डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू, डिक्रीज इन साइज ऑफ एन organ or tissue due to decrease in number, ठीक है। इसमें नंबर भी कम होगा और उसकी साइज़ भी कम होगी, ठीक है। अब ये मैंने पहले बता दिया था, नोटोकार्ड, थैरोग्लोसल डक्ट जो है ना डिसइंटीग्रेट हो जाता है आपके पास जो है ना थायराइड ग्लैंड की जो है ना डेवलपमेंट में इसका रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिंगर वेब्स, ठीक है। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी पर आते हैं। अब देखो इसमें नंबर 1 ने डिसयूज एट्रोफी, पैथोलॉजिकल एट्रोफी, ठीक है। अब देखो ये कोई भी जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर मसल है, ठीक है। अब आपके पास दिस इज़ द नॉर्मल साइज़ ऑफ द मसल, ये कि आपके पास जो लाइन्स में ये नॉर्मल साइज़ है, और जो ये वाला बिल्कुल इसमें कोई भी स्पेस नहीं नज़र आ रही है आपको, ये क्या आपके पास डिसयूज एट्रोफी है। ये मसल आपने बहुत अरसे तक जो है ना यूज़ नहीं किया तो इसमें क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। ये मोस्टली जो है ना फ्रैक्चर्स में होते हैं, फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना बोन्स जिनके, तो उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि यूज़ नहीं करो, तो जो है ना बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना यूज़ नहीं करेंगे तो उनमें एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आता है इसमें डीनर्वेशन। डीनर्वेशन, लेट सपोज ये क्या स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई सेक्शन है, ठीक है। ये डोर्सल कॉलम, वेंट्रल कॉलम। अब वेंट्रल कॉलम से मोटर न्यूरॉन जाते हैं, मसल को एक्टिवेट करते हैं। लेट सपोज मैंने इस न्यूरॉन को ही कट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगी, डीनर्वेशन होगी। डीनर्वेशन होगी तो मसल में क्या होगा, एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। मसल एक्टिवेट ही नहीं होगा, मसल में क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा लेट्स उसके बाद एक और एग्जांपल है। लेट्स सपोज दिस इज आर्टरी, आर्टरी में कोई भी ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड फ्लो क्या होगा, डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो टू द CNS। अच्छा, इसमें थर्ड कैटेगरी कौन सी थी, डीनर्वेशन, डिसयूज डीनर्वेशन एंड डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो या फिर ब्लड सप्लाई, ठीक है। चलो सप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई आपके पास ब्रेन को कम होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, लीड्स टू द एट्रोफी, लीड्स टू एट्रोफी। और इस एट्रोफी का जो है ना एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, सेनाइल एट्रोफी। क्या, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है लिपिनकॉट में, सॉरी नॉट द लिपिनकॉट, आपके पास जो है ना रॉबिन्स, वो भी देख लेना, वो कभी कभी जो है ना ऑस्पीज में लगता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। उसके बाद इसमें जो है ना माल न्यूट्रिशन का भी आता है, ठीक है। वो मैंने अभी बनाया नहीं है, उसमें होता क्या है, लेट्स चलो बना लेते हैं। लेट सपोज ये मसल है, ये मसल में कोई भी प्रोटीन है। अब माल न्यूट्रिशन है तो यहाँ पर मसल से क्या, मसल के जो प्रोटीन है वो आपके पास अमीनो एसिड्स में चले जाएंगे। अमीनो एसिड से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इससे मसल क्या हो जाएंगे, मसल की वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जब मसल वेस्टिंग होती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैकेक्सिया, ठीक है। कैकेक्सिया, व्हाट इज दिस, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। और ये आपके पास जो है ना, इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये आपको इन्फ्लामेशन में भी मिलेगी, आपको क्या, कैकेक्सिया, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली इसमें होता क्या है, एट्रोफी में एक प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं बल्कि एंजाइम है, जिसे आप क्या कहते हैं, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। और उसमें जो है ना मेनली एक एंजाइम आता है लैगेज। तो वो क्या करता है, इसके जो प्रोटीन से सारा बताता हूँ, सारा बता रहा हूँ अभी, जो है ना ये सिर्फ माल न्यूट्रिशन कंसर्न नहीं है, ठीक है। सारों में एट्रोफी क्यों हो जाती है, एक एंजाइम है यूबिक्विटिन लाइगेज, जो कि इन प्रोटीन्स को क्या करता है, कट करता जाता है, ठीक है। इससे एट्रोफी हो जाती है। ये क्या था, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें मरासमस एंड मरासमस आता है, ठीक है, मरासमस, ठीक है, ये मरासमस था, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, हमारा तकरीबन एट्रोफी भी हो गया। हमारा लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का, आपके पास जो है ना मेटाप्लेजिया। अब देखो, मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपसे ऑस्पीज में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज इन वन differentiated cell into another one। एक सेल का दूसरे सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाना, ठीक है, बट रिवर्सिबल, नॉट द इरिवर्सिबल, ठीक है। अब मोस्टली इसमें जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम
columnar cell is differentiated to स्क्वायमस, ठीक है, कलमनर टू स्क्वायमस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल आता है आपके पास क्या, बैराट इसोफेगस का, बैराट इसोफेगस का। अब बैराट इसोफेगस में क्या होता है, अब इसमें उल्टा है, इसमें जो है ना स्क्वायमस इज इनटू कलमनर। बैराट में क्या होता है, चलो मैं बैराट को यहाँ पर लिख देता हूँ, इसोफेगस, ठीक है, स्क्वायमस टू कलमनर, ठीक है, स्क्वायमस टू कलमनर हो जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स में जो है ना आपके पास एपिथेलियम कौन सी होती है, कलमनर विद सीलिया। अब कलमनर विद सीलिया जब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कलमनर इनटू स्क्वायमस, ये आपके पास होता है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, कलमनर टू स्क्वायमस, ये आपके पास किसमें होता है, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक इसका जो है ना जगह वैसे कम है लेकिन बना देते हैं। दिस इज़ योर पेंक्रियास में यहाँ पर क्या होता है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। अब मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में आपके पास नॉर्मल जो एपिथेलियम होती है वो आपके पास होती है कॉलमनर। अब कलमनर किस में आ जाएगी, स्क्वायमस में, ठीक है, नॉर्मल कॉलमनर, ठीक है। अब कॉलमनर किस में आ जाएगी, स्क्वायमस में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है ना एक एग्जांपल दी हुई है, उस एक और जो है ना एग्जांपल दी हुई है बुक में, उसे आप क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास जो है ना मेटाप्लेजिया चल रहा है हमारा, ये हमारा मेटाप्लेजिया ही चल रहा है, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल दी हुई है, कौन सी, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। अब मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में होता क्या है, आपके पास जो है ना जो बोन टिश्यू है वो आपके पास जो है ना मसल में जो है ना वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। अब ये मोस्टली होता कब है, जो है ना आफ्टर दी इंट्रामस्कुलर हेमरेजेस। कब होता है, आफ्टर इंट्रामस्कुलर हेमरेजेस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर हेमरेज के बाद में होती है ये आपके पास जो है ना मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, ठीक है। अच्छा जी, तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपके पास जो भी था ना सेल्यूलर एडाप्टेशंस था, ठीक है। होप कि जो है ना सारा क्लियर होगा।